बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। इन मजबूरियों को मत कोसो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ये कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो, या राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला सीईटी एग्जाम हो, एलडीसी एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम है, एसआई, इवन जो भी आपके एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड तक में भी आजकल जो है साइंस की जगह पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक भाग है रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसको पूरा कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, पहले हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है और अब हम पढ़ रहे हैं हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी को। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और भी डिटेल्स में। तो आप लोग जो है इन कक्षाओं को जरूर देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक चीज लिखवाई जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई पीपीटी या कोई डायग्राम के माध्यम से डायरेक्ट नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे मिसाइल के बारे में, कि मिसाइल क्या होती है और मिसाइल को उड़ाया कैसे जाता है, उसके लिए जो प्रणोदन तंत्र होता है, प्रोपल्सन सिस्टम होता है, उसे हमने समझा था। एक बार हम उसे पुनः देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर और फिर आगे जो है हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे प्रणोदन तंत्र की, प्रोपल्सन सिस्टम की। वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस पेलर, जिसमें प्रो का मतलब होता है आगे की ओर और पेलर का मतलब संचालित करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर संचालित करने को ही प्रोपल्सन कहते हैं। इसमें जो सिद्धांत काम करता है वो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इसके बाद में हमने ये डायग्राम देख करके समझ लिया था कि हमारा जो रॉकेट है वो किस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता है, या कोई मिसाइल है वो कैसे ऊपर की तरफ जाती है, या कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वो कैसे ऊपर की तरफ जाता है और उसमें से धुआं जो है या ईंधन जलने के बाद में नीचे की तरफ कैसे निकलता है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली थी। अब हम इसी के अंदर आगे बात करते हैं। तो देखिए, प्रणोदन तंत्र के अंदर हमने ये देख लिया कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करेगा। इसी के साथ में अब आगे लिखना शुरू करिएगा आप। चलिए, ये जो प्रणोदन तंत्र होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो प्रणोदन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब चार प्रकार के कौन कौन से प्रणोदन तंत्र आते हैं, तो आपको याद रखना है, सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है आपके कौन सा? तो प्रोपेलर। कौन सा? प्रोपेलर। ठीक है, प्रोपेलर। दूसरा आपके पास में आ जाता है टरबाइन इंजन। ठीक है, इसी टरबाइन इंजन को ही हम जेट इंजन भी कह सकते हैं। तो आप लिखिएगा जेट इंजन। और इसके बाद में तीसरा हमारे पास में आ जाता है कौन सा? तो तीसरा हमारे पास में आ जाता है हमारे आपका रैम जेट। कौन सा आता है? रैम जेट। और चौथा हमारे पास में कौन सा प्रणोदन तंत्र आता है? तो रॉकेट। कौन सा आ जाता है? रॉकेट। ठीक है, ये चार प्रकार है आपके किसके? प्रणोदन तंत्र के, प्रोपल्सन सिस्टम के। तो प्रोपल्सन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक प्रोपेलर, एक टरबाइन इंजन या जेट इंजन, एक रैमजेट और एक आपका रॉकेट। अब आपको बता दूं कि जो ये मिसाइल है, देखो ये अलग अलग जो है, अलग अलग प्रकार के जो तंत्र आते हैं वो अलग अलग प्रकार के शस्त्र को या अस्त्र को उड़ाने के लिए काम में लेते हैं। अब सर शस्त्र अस्त्र मतलब, अरे भाई कहने का मतलब है मिसाइल है आपका, है ना, या फिर आपका कोई सैटेलाइट है, रॉकेट है, इनको सबको उड़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से हम तंत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिसाइल की, तो मिसाइल के लिए हम कौन सा प्रणोदन तंत्र इन चारों में से उपयोग में ले सकते हैं? तो मिसाइल के लिए या तो आप रॉकेट उपयोग में लोगे, क्या उपयोग में लोगे? या तो आप रॉकेट उपयोग में लोगे, या फिर आप जो है जेट इंजन यानी कि टरबाइन जो इंजन होता है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन चार प्रणोदन तंत्रों में से
हम टरबाइन इंजन और हमारा रॉकेट, ये दो ऐसे हैं जिनका उपयोग अपन मिसाइल को प्रणोदित करने के लिए, मिसाइल को प्रोपेलेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बात अब आपको नोट डाउन करनी है। चलिए, तो अब आप जो है अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे कि मिसाइल के लिए, लिखिएगा मिसाइल रॉकेट या जेट इंजन, जेट इंजन को ही क्या कहते हैं, टरबाइन इंजन भी कहते हैं। तो जेट इंजन द्वारा प्रणोदित, जेट इंजन द्वारा प्रणोदित होती है। ठीक है, तो मिसाइल जो है रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रणोदित होती है। ये बात हमें याद रखनी है किसके अंदर, तो ये है हमारा प्रोपल्सन सिस्टम जो यहां पर होता है समाप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोपल्सन सिस्टम के बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में निर्देशन तंत्र यानी गाइडेड सिस्टम। तो अब आप लिखेंगे निर्देशन तंत्र। ठीक है, इस निर्देशन तंत्र की अब अपन बात करते हैं, गाइडेड सिस्टम की बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपने जो है कोई भी मिसाइल बनाई है, अब वो मिसाइल जो है लक्ष्य तक भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये रही हमारे पास एक कोई मिसाइल है। ठीक, ये क्या है, हमारी एक मिसाइल है, और ये यहाँ पर जो है मान लीजिए कोई दुश्मन बैठा हुआ है। भाई इस दुश्मन को जो है इस मिसाइल के माध्यम से हम उड़ाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि इस मिसाइल के जाने का जो मार्ग है वो है ये वाला जो मैं अभी बना रहा हूं, है ना, पिंक कलर से जो बना रहा हूं, ये लो। भाई लड़कियों की इच्छा भी तो पूरी करनी पड़ती है, तो पिंक कलर जो है उनका फेवरेट होता है, तो इसलिए अपन ने पिंक कलर का मार्ग बना दिया। क्लियर। अब देखिए ये है मिसाइल, और मिसाइल उड़ा करके अपने को दुश्मन के ऊपर गिरानी है ताकि दुश्मन क्या हो जाए, स्वाहा एकदम। ठीक है, अब स्वाहा करना है अगर दुश्मन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस मिसाइल को इसी मार्ग से लाते हुए इसके ऊपर लाना पड़ेगा। अदरवाइज हमने मान लो मिसाइल छोड़ दी और मिसाइल जो है भैया गुस्से में आ गई, और मिसाइल गुस्सा होकर के क्या हुआ कि मान लो ये वाला मार्ग पकड़ लिया और वो यहां पहुंच गई, या मान लीजिए मिसाइल ने जो है ये वाला मार्ग पकड़ा और वो इधर ही गिर गई। ठीक है, या हो सकता है कि मिसाइल ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाए और इधर आ जावे। तो इसमें अगर हम जो है यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, या यहाँ चले जाते हैं, तो बताइए क्या हमको कोई फायदा है। मान लो ये पहली पोजीशन आ जाती है, ये दूसरी पोजीशन है, और ये तीसरी पोजीशन है, और ये चौथी पोजीशन है दुश्मन के ऊपर गिरने की। अब इन चारों में से दुश्मन को जो है आप नुकसान कब पहुंचा पाएंगे, या ये मिसाइल जो है कब इस दुश्मन को उड़ा पाएगी, तो इस दुश्मन को तभी उड़ा पाएगी जब हमारा जो है मिसाइल आकर के कहां टकराए, 4 नंबर पर, ना ही तो 1 पर जाए, ना ही 2 पर जाए, ना ही 3 पर जाए, तो जाए कहां पर, 4 पर सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो भी ये 4 मार्ग है इसमें से एक मार्ग फिक्स करना होगा। उस मार्ग से होते हुए अगर हमें मिसाइल को लेकर जाना है, तो उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार जो आपका इच्छित मार्ग है, उस इच्छित मार्ग पर मिसाइल को बनाए रखने के लिए जिस सिस्टम का आप उपयोग करोगे, जिस सिस्टम के माध्यम से ये मैनेज किया जाएगा कि वह जो है अपने पाथ के अंदर, अपने मार्ग के अंदर परिवर्तन नहीं करे, उसी सिस्टम को, उसी तंत्र को क्या कहेंगे, निर्देशन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्देशन तंत्र कहेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है गाइडेड सिस्टम या गाइड सिस्टम। मतलब जैसे आप जो है कहीं पर घूमने गए, क्या करने गए, घूमने गए किसी जगह पर, है ना, अमेरिका चले गए मान लीजिए, वहां का कोई किला है, वहां का कोई जो है महल है,
तो वहां पर आपने देखा होगा आपको गाइड मिलेगा। जैसे फॉरेनर्स जब अपने इंडिया में आते हैं, आप माउंट आबू के अंदर किसी किले में चले जाइए, या आप जयपुर के जो है किले में चले जाइए, आमेर फोर्ट पर चले जाइए, जोधपुर के मेहरानगढ़ में चले जाइए, वहां आपको गाइड मिलेंगे। उदयपुर के अंदर बहुत सारे किले हैं, कहीं भी चले जाइए, सुजानगढ़ वगैरह, वहां आपको क्या करेंगे, गाइड मिलेंगे। वो गाइड क्या करता है, आपको निर्देशित करते हैं कि इस मार्ग से जाओ, ये इसने बनाया, ये वो किया। ऐसे ही जब हमें मिसाइल को गाइड करना है तो हमारे पास होता है निर्देशन तंत्र। क्या होता है, निर्देशन तंत्र। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप अगर इसको बनाएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि अच्छा आखिर ये काम क्या आता है। ठीक है, ये लो। अब ये भैया अपना एग्जाम डायग्राम जो है वो इधर रख रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। निर्देशन तंत्र के अंदर लिखेंगे कि मिसाइल को इच्छित मिसाइल को इच्छित मार्ग मिसाइल को इच्छित मार्ग पर रखने का कार्य। ठीक है, तो निर्देशन तंत्र क्या करता है, मिसाइल को इच्छित मार्ग पर रखने का कार्य करता है। और यह तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो लिखेंगे यह तंत्र ऊंचाई नियंत्रण तंत्र, ऊंचाई नियंत्रण तंत्र, यानी कि एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, ऊंचाई नियंत्रण तंत्र का प्रयोग कर ऊंचाई नियंत्रण तंत्र का प्रयोग कर इस कार्य को इस कार्य को पूर्ण पूरा पूर्ण मतलब पूरा करता है। यानी जो ये अपना इच्छित मार्ग पर लेकर के जाता है, तो ये ऐसे ही नहीं है कि जो है मर्जी से अपने ले जाएगा, नहीं। इच्छित मार्ग से ले जाने के लिए यहाँ पर जो है इस मिसाइल को एक तंत्र का उपयोग करना होता है, और वो तंत्र कहलाता है आपका क्या, ऊंचाई नियंत्रण तंत्र। अब ऊंचाई नियंत्रण तंत्र का मतलब है कि ये मिसाइल कितनी ऊंचाई तक जा रही है, उस ऊंचाई को जो है ये कंट्रोल करके रखता है, ताकि मिसाइल अपने इच्छित लक्ष्य के ऊपर जाकर के ही टकराए। समझ में आई बात। तो ये है हमारा निर्देशन तंत्र, जो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा देखिए, अभी हमने मिसाइल के बारे में प्रणोदन तंत्र समझ लिया और निर्देशन तंत्र समझ लिया। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये मिसाइलें जो है, क्या जो है डायरेक्ट ही ऐसी बना दी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, या कभी जो है इससे पहले भी इस प्रकार के कोई अस्त्र जो है उपयोग में लाए गए थे। उन सभी चीजों को थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है मिसाइल के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आ जाती है कि इस मिसाइल के बारे में। तो मिसाइल के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो आधुनिक मिसाइलें आज हम उपयोग में ला रहे हैं, उन आधुनिक मिसाइलों का प्रणेता है ना, या हम ये कहें कि जनक कौन है, तो इन सभी कार्यों को करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है जर्मनी को। क्योंकि जर्मनी के द्वारा ही सबसे पहले V1 और V2 नाम की जो है इस टाइप की कुछ मिसाइल्स बनाई थी और उनका प्रयोग किया था। हालांकि वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से जो है उपयुक्त नहीं थी जितना आज की मिसाइल से आ रही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का थोड़ा बहुत भी इससे मिलता जुलता कार्य भी जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जो अस्त्र थे उनके माध्यम से होता था। इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि आधुनिक मिसाइल के प्रणेता या आधुनिक मिसाइलों के जनक जो है वो कौन सा देश है, जर्मनी है। तो आप जो है अब हेडिंग डालिएगा, थोड़ा सा हम इसका इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल दो इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री। और इससे क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में मजा भी आएगा। बात करते हैं सबसे पहले, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रणेता कौन है। लिखो ये, आधुनिक मिसाइल
आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का प्रणेता या जनक देश कौन सा है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी है जिसने आधुनिक मिसाइलों की खोज कह सकते हैं। अब बात करें देखो भारत के अंदर, है ना, ये तो विश्व के रेस्पेक्ट में हो गई। अब भारत के अंदर सबसे पहले जो है सर कौन इन मिसाइलों के बारे में बताता है या मिसाइल टाइप के किसी अस्त्र वगैरह का उपयोग करता है? तो आप सभी ने टीपू सुल्तान, क्या टीपू सुल्तान का नाम जरूर सुना होगा। और टीपू सुल्तान के द्वारा 1792 के अंदर यानी 1792 के अंदर एक युद्ध लड़ा जाता है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। क्या? वार ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो लड़ा जाता है 1792 के अंदर टीपू सुल्तान के द्वारा। जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो टीपू सुल्तान के द्वारा यहाँ पर बहुत अधिक संख्या के अंदर छोटे छोटे रॉकेट आकार के जो अस्त्र है उनका उपयोग किया गया था। और वो अस्त्र कैसे दिखते थे वो भी मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिखा देता हूं। तो ये रहे टीपू सुल्तान के रॉकेट नुमा प्रक्षेपास्त्र का चित्र। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये देखो अब, है ना। अगर और भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको जो है थोड़ा सा बड़ा बना करके भी, मतलब यहाँ पर हाईलाइट करके भी बता देता हूं। देखिएगा आप ध्यान से देखो, ये रहा, यहां से लेकर के ये ऐसे बना हुआ है, फिर ये आगे पूरा तिकोना भाग है इस प्रकार से, फिर ये ऐसा। ठीक है, ये रहा, ये है, आज भी जो है म्यूजियम वगैरह में ये पड़े हैं इस टाइप से। ठीक है, ये इस प्रकार के जो हमारे पास में प्रक्षेपास्त्र थे जो रॉकेट के नुमा थे, वो आपके टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था कब? 1792 के अंदर। तब माना जाता है कि सबसे पहले जो है टीपू सुल्तान के द्वारा इनका उपयोग किया गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर रॉकेट नुमा प्रेक्षपास्त्रों का या प्रेक्षपास्त्र जो होते हैं या प्रेक्ष अस्त्र जो होते हैं, जिन्हें आप फेंक करके किसी भी जो है दुश्मन का वार कर सकते हैं, ऐसे फेंक करके। ठीक है, तो ऐसे रॉकेट नुमा अस्त्र के बारे में सर्वप्रथम श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है, 1792 में टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए थे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया युद्ध रॉकेट नुमा प्रक्षेपास्त्र। लेकिन इसकी थ्योरी जो है वो हमें लिख लेनी चाहिए। तो आप लिखेंगे कि भारत में, अच्छा रेड है, एक ब्लैक कलर लिखेंगे, भारत में श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध। अब श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ? तो 1792 में। किसने लड़ा? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध 1792 में टीपू सुल्तान ने रॉकेट नुमा प्रेक्षप का प्रयोग किया, का प्रयोग किया। ठीक है, और कैसे दिखते थे वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया है। वो आपको जो है गूगल पे भी डायग्राम तो मिल ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। हो सकता है कभी एग्जाम के अंदर जो आपके आजकल क्वेश्चन आने का ट्रेंड बना है कि 4 लाइनें लिख करके दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी सत्य है, पहली दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसे, है ना। वहां ऐसी लाइनें कभी जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठाई जा सकती है। ठीक, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद में अब हम जो है देखिए वर्तमान जो आधुनिक परिदृश्य है, वर्तमान में जो मिसाइलों का अस्तित्व है, मिसाइलों का वर्गीकरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देख जान लिया कि भाई मिसाइल जो है वो होती क्या है, मिसाइल को उड़ाया कैसे जाता है और मिसाइल कैसे अपने दुश्मन के पास पहुंचेगी।
उसके बाद हमने देखा कि इन मिसाइलों का इतिहास क्या है। अब हम इसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, अभी रिसेंट में जो है इनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि आधुनिक मिसाइलें जो है उनका भारत में क्या अस्तित्व है। तो अब लिखेंगे वर्तमान परिदृश्य। देखिए, वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में मिसाइलों का परिदृश्य देखने को मिलेगा, वर्तमान में जो आपको मिसाइलों के उपयोग है, मिसाइलों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी है जो देखने को मिल रही है, उसके अंदर सबसे पहले जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया जाता है। और वह कार्यक्रम था भारत के अंदर कौन सा, तो IDGMP, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलप मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा, इस प्रोग्राम को किसने रन किया वगैरह। और वैसे ये 2008 के अंदर डीआरडीओ ने जो है इस प्रोग्राम को बंद भी कर दिया है, यानी इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा भी कर दी है। तो ये थोड़ा सा हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि कौन सा कार्यक्रम था, तो एक कार्यक्रम था जिसके तहत जो है हमारे भारत के अंदर मिसाइलों का पूरा कारनामा शुरू होता है। और वो कार्यक्रम कौन सा था, तो वो था समन्वित, एक इंग्लिश में तो है आपका क्या, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में आप लिखेंगे समन्वित निर्देशित, समन्वित निर्देशित यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल यानी प्रेक्षेपास्त्र, प्रेक्षेपास्त्र मिसाइल विकास यानी डेवलपमेंट कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। शॉर्टकट याद रखें, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, चलो इस कार्यक्रम की अगर मैं शुरुआत की बात करूं, यानी ये कार्यक्रम जो है शुरू कब हुआ था, तो बेसिकली इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1983 के अंदर। कब, तो वर्ष 1983 में। अब किसके नेतृत्व में किया गया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के। ठीक है, वो एक महान शख्सियत थी, अलग ही शख्सियत थे। तो 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, मैं स्पेशली इनको रिक्वायर मतलब जो है एक अपनी तरफ से रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ वर्ड लगा रहा हूं, सर। सर के नेतृत्व में, सर के नेतृत्व में, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में तो मतलब क्या ही कहे, अग्नि की उड़ान किताब पढ़ के देखो, आपको एक अलग ही मजा आ जाएगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारा जन्म भी उस टाइम पर हुआ, मतलब उस दौर में हुआ है जिस समय पर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने प्राणों को त्यागा था। तो कितनी बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति अपनी स्पीच देने के लिए जहां गए थे वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। इससे मतलब बड़े सौभाग्य की बातें कुछ नहीं हो सकती, और ऐसी महान शख्सियतें जो है वो विरले ही जन्म लेती है धरती पर। ये देखिए, इसके बाद देखिए, अब ये जब कार्यक्रम शुरू किया गया 1983 के अंदर, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई भाई, इसका नेतृत्व तो ये कर रहे थे लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संस्था चलती है, बहुत बड़ी संस्था है या संगठन कहें, तो वो है डीआरडीओ। क्या है, डीआरडीओ। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च यानी कि रक्षा अनुसंधान, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन,
हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए, ताकि हमें जो है फुल फॉर्म बनाने में समस्या नहीं आए। अब DRDO तो क्या बोलोगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। और अब यह कार्यक्रम वर्तमान में चालू है क्या? नहीं, वर्तमान में यह जो है प्रोग्राम या ये कार्यक्रम कहें तो समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा कब की गई? तो DRDO के द्वारा वर्ष 2008 में जो है इसके समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम के तहत जो हमारा एक लक्ष्य था मिसाइलों को डेवलप करना, मिसाइलों के बारे में और अधिक टेक्नोलॉजी को जानना, वो हमने जान लिया था। इसलिए 2008 के अंदर DRDO ने ये घोषणा करी कि अब जो है समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP को जो है हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा IGMDP। इसके बारे में आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से कर लेंगे एक बार। अब देखिए, यह कार्यक्रम जो है हमने समाप्त भी कर दिया, तो सर इसको शुरू करने का, वैसे मैंने बता दिया कि मिसाइल के अंदर और अधिक टेक्नोलॉजी को समझना, मिसाइल्स बनाना वगैरह, लेकिन इससे भी बड़ा जो रीजन था वो ये था कि पश्चिमी देशों के द्वारा भारत जैसे देश और भी जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों के लिए, जो विकसित देश थे, उनके द्वारा एक क्या कर दिया गया था, तो हमारे ऊपर नियंत्रण कर दिया गया था कि आप लोग जो है मिसाइलों को नहीं बना सकते, या ये कहें कि आप मिसाइलों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था लागू कर दी थी, और वो व्यवस्था क्या थी? तो वो थी आपके MTCR, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी कि जो मिसाइल्स है उस मिसाइल प्रौद्योगिकी का नियंत्रण करने की व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। और उस वजह से भारत को कई बार जो है मिसाइलों के परीक्षण को लेकर के रोका गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जिस महान शख्सियत ने जन्म लिया था वो थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, और उन्होंने ऐसे जो है चकमा दे करके, और उस समय के जो भी बड़े और भी महान वैज्ञानिक थे, ये तो एक टीम लीडर थे, लेकिन इसके अलावा और भी जो महान शख्सियतें थी, उन सभी ने मिलकर के भारत को मिसाइल के अंदर जो है एक मजबूत कंट्री बनाकर ही जो है छोड़ा, यानी भारत को जो है एक मजबूत कंट्री बनाया इनके द्वारा ही गया है। अब ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम की जब समाप्त की गई, तो उसी के माध्यम से हम पश्चिमी देशों को जो है कहीं ना कहीं चुनौती दे सके और उनके सामने आज जो है हम खड़े रह सकते हैं, डट करके मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा हो सकता था कि हम वापस से किसी देश के और गुलाम बन जाते कभी। लेकिन अब जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये जो MTCR है ये क्या है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में तो याद होना ही चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके अंदर क्या था कि भाई जो आपके 4-5 जो विकसित देश है वो कब्जा कर रखे थे, उन्होंने कह दिया था कि अगर हम कहेंगे तो ही कोई भी विकासशील देश जो है ये कर पाएगा, अन्यथा वो जो है मिसाइल्स वगैरह के परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन भारत जैसे देशों ने क्या करा, चुपके से हो चाहे कैसे भी हो करके जो है हमने ये ट्राई किया कि हम मिसाइल बना सकते हैं और हम मिसाइलों का सफल परीक्षण करके रहेंगे। और ये देखते हुए, ये करने के बाद ही जो है हमें इसका सदस्य बनाया गया है जून 2016 में। कब? तो जून 2016 में भारत जो है इस व्यवस्था का, में भारत MTCR का 35वां सदस्य जो है बन गया। कौन सा? 35वां सदस्य बना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो भारत जो है वो MTCR के अंदर जुड़ने वाला 35वां सदस्य बन गया जून 2016 के अंदर। और ऐसा करने वाला, या ये कहें कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला
और ये कहें कि जो परमाणु शक्तियां आज की 5 है, उस परमाणु शक्तियों के अंदर अगर अब छठे नंबर पर कोई देश आता है तो वो है भारत। तो आपको यहां पर जो है एक बात और याद रखनी है कि हम जो है अब परमाणु शक्ति में भी शामिल हैं। तो परमाणु शक्ति वाले कौन कौन से देश हैं, है ना? परमाणु शक्ति यानी एटॉमिक पावर, ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश, संपन्न देश। अब परमाणु शक्ति से संपन्न जो देश है उसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, सीबी फरार, क्या? सीबी फरार, ठीक है। अब सीबी फरार ये 5 देश है और इसके बाद में अपना इंडिया आता है, तो आप याद रख सकते हैं सीबी फ्राई, क्या? सीबी फ्राई। अब ये सर सीबी फ्राई क्या है? सीबी फ्राई वो देश हैं जो कि आपके परमाणु शक्ति से संपन्न है, ठीक है सर। अब इसकी फुल फॉर्म भी बता दो भाई। देखो, सी का मतलब है आपका चीन, ठीक है। बी का मतलब है आपका ब्रिटेन, क्या? ब्रिटेन। फिर एफ का मतलब है आपका फ्रांस, क्या है? फ्रांस। आर का मतलब है रूस, ठीक है। और ए का मतलब है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वह। और आई का मतलब है इंडिया, भारत, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके पहले 5 देश हुआ करते थे परमाणु शक्ति से संपन्न। अब हम इसमें अपना स्थान रखते हैं। तो विश्व के अंदर जो परमाणु शक्तियां हैं उसके अंदर भी भारत जो है अब शामिल है, और इनके पास में जो है सबसे उन्नत कहें, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स कहें, तो वो इन कंट्रीज के पास में है। तो आपको याद रखना है परमाणु शक्ति से संपन्न और उन्नत मिसाइल कार्यक्रमों से संपन्न कौन कौन सी कंट्रीज है। तो सीबी फ्राई के अंदर कौन कौन आएगा? तो चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया या रूस और अमेरिका, और फिर आपका इंडिया यानी भारत। पहले ये 5 हुआ करते थे, अब हम जो है भारत वाले भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये था आपके क्या, मिसाइल के बारे में जो है ऐतिहासिक और वर्तमान परिदृश्य। अब हम जो है अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे मिसाइलों के प्रकार हैं, जहां से आपके ज्यादातर दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, सुपरसोनिक कौन सी होती है, सबसोनिक कौन सी होती है ना, सतह से सतह मार करने वाली क्षमता का क्या मतलब होता है, वो सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। टोटल 6 आधारों पर जो है मैं मिसाइलों को वर्गीकरण करके आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। तो कल की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज तक जो आपने सीख लिया इन सभी चीजों को अब हम आगे की क्लास में यूज करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।